remove this background. Yes. Okay. So we had started the unit number 3, which is the forming, है ना? Forming in sheet metal. Unit number 3 हमने start किया था in our last class, and tomorrow we have the first online class. So before that, let me just offline. So we had started the forming processes. है ना? In our last class, we started with the forming processes. And we discussed about some few terminologies which is related with this subject. For example, we discussed the ingots. What are the ingots? है ना? ये हमने discuss किया था. We discussed the blooms, billets. Okay. Then we discussed about the sheets, the sizes of a sheet, slab, and the strip. Okay, they all have the specified dimensions, and based on those dimensions, we call them as per a sheet, slab, or strip, or ingot, bloom, or billet. So these ingot, bloom, and billets are for the bulk deformations. These are used for the bulk deformation, and the sheets one are used for the sheet deformations like bending, okay, drawing and all that. चलिए, तो ये आपका सिलेबस है. The first topic is the hot working and the cold working. ये हमने डिस्कस कर लिया था, hot working, cold working नहीं, शायद नहीं किया था, है ना? चलिए, तो ये डिस्कस करने से पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन. Let me just take the बंद करेंगे. Just a minute. Yes, यहाँ पे देखें, देखो, ये मान लो आपके पास एक शीट है and I have to reduce its thickness. मुझे इस शीट की thickness को reduce करना है. Okay, so for that to happen, what I have to do? I am using the rolling process. For example, I am using the rolling process. It means that with the help of these rolls, I am compressing the sheet. The sheet is under the effect of two rolls. ये roll है, ये sheet है ना? So one roll is this, and the another one is this. So in between these two rollers, this sheet is being compressed. मैं इसको compress करूँ, है ना? और जब वो roller से बाहर निकलेगा, so that will be a reduced dimension. वो एक reduced dimension होगा. ठीक है? ये हम सबको पता है. This is clear to us. Okay. अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है. What is being, just a minute, ये दिस इज द जोन जहां पे उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे, यहाँ पे ये ग्रेन्स है, दीज आर द ग्रेन्स इन द मटेरियल. ये ग्रेन्स है, स्टील है, Fe और कार्बन के इस तरीके से ग्रेन अरेंज है. दीज आर द क्रिस्टल्स. ये क्रिस्टल है बच्चे. अब जब बच्चे आप इस क्रिस्टल को अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस रोलिंग प्रोसेस स्टडी करेंगे, सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, तो जब इस क्रिस्टल को आप बच्चे फोर्स लगाएंगे, जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, यू आर कंप्रेसिंग इट लाइक दिस. इसको मैं यहां से ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं ना, आई एम कंप्रेसिंग इट लाइक दिस. इसको मैं इस तरीके से कंप्रेस कर रहा हूं, तो क्या होगा, दीज ग्रेन्स विल गेट एलोंगेट. ये जो ग्रेन्स हैं ये माइन्यूटली दीज विल गेट एलोंगेट. तो इस रीजन में जब आप देखोगे तो ये जो ग्रेन्स हैं दीज विल गेट एलोंगेट. ये कंप्रेस हो जाएंगे और एलोंगेट हो जाएंगे. यस और नो, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो ग्रेन्स ऐसे होंगे ना, एलोंगेट हो जाएंगे, इस तरीके से एलोंगेट हो जाएंगे. क्लियर ना? और जब इस प्रोसेस को, ये जो वर्क पीस है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, इफ आई हीट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को मैं हीट करता हूं एट ए टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक विच इज
0.4 to 0.5 टाइम्स दी मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर मैं इस टेम्परेचर को इतने टेम्परेचर तक हीट करता हूं जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के 0.4 टू 0.5 टाइम्स है, मतलब 1000 डिग्री अगर मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है किसी मटेरियल का, तो अगर मैं उस वर्कपीस को 550 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूं, तब क्या होगा, ये जो ग्रेन्स हैं, अब देखिए बच्चे, इस ग्रेन को मैंने ऊपर से विद द हेल्प ऑफ दीज रोलर्स कंप्रेस किया है। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, दीज ग्रेन्स, ये जो ग्रेन है जो मैंने अभी भी येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, these grains are under the effect of stress, under the effect of strain and stress, है कि नहीं? इनके अंदर कुछ स्ट्रेस होगा ना, इनके अंदर कुछ स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा ना। जब आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो, आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हो, तो कंप्रेस करने से पहले तो ग्रेन एलोंगेट हो गया, और ग्रेन क्या होगा, स्ट्रेन्ड ग्रेन होगा, स्ट्रेन होगा उसके अंदर, कुछ स्ट्रेस होगा उसके अंदर, है ना, रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। और जब मैं इस मटेरियल को इस टेम्परेचर रेंज में हीट कर देता हूं, इस टेम्परेचर रेंज में हीट कर देता हूं, तो हीट करने से क्या होता है, दीज ग्रेन्स बिकम्स स्ट्रेन फ्री, दीज ग्रेन्स बिकम स्ट्रेन फ्री। ये जो हीटिंग प्रोसेस था, इस हीटिंग की वजह से ये जो ग्रेन्स थे, इनके अंदर से जो स्ट्रेस था वो रिलीज हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट न्यू क्रिस्टल विल फॉर्म एट द एग्जिट ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस था, जैसे ये रोलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, इसके एग्जिट पे आप देखेंगे नए क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, नए क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, एंड दोज क्रिस्टल्स विल बी स्ट्रेन फ्री, दोज क्रिस्टल्स विल बी स्ट्रेन फ्री। So this process of the recrystallization of the grains at a particular temperature is termed as the recrystallization process। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैं डिफाइन करता हूं एज दी recrystallization temperature। Is it clear? Recrystallization temperature clear है सबको? Yes sir. ओके ओके, अब देखिए, जस्ट मिनट यार, इसको बंद ही करता हूं। यस, अब देखिए, ये तो होगी रिक्रिस्टलाइजेशन की बात, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रोसेस पूरा आपको समझाया है, अगर आप इस प्रोसेस को एक ऐसे टेम्परेचर पे करते हो जो कि 0.4 टू 0.5 टाइम्स है, ये अगर इतना हीट करके, इतना टेम्परेचर तक हीट करके आप इस प्रोसेस को कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को मैं नाम दूंगा हॉट वर्किंग। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज दी हॉट वर्किंग। क्लियर है? और अगर आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हो, कोई भी फॉर्मिंग प्रोसेस, या ये जो मैंने स्क्रीन पे भी बनाया है, इस प्रोसेस को आप परफॉर्म करते हो एट ए टेम्परेचर विच इज लेस देन, विच इज लेस देन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को मैं नाम दूंगा कोल्ड वर्किंग। उस प्रोसेस को मैं नाम दूंगा बच्चे कोल्ड वर्किंग। दैट प्रोसेस विल बी called as the cold working. So the forming processes are those in which we use the forces to deform the material। ये तो फॉर्मिंग प्रोसेस ये हो गया, जैसे मैं इसको खींचूंगा तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, मैं इसको करूंगा तो ये ट्विस्ट जाएगा, बेंड करूंगा तो ऐसे ये बेंड हो जाएगा। तो आप अलग अलग तरीके की फोर्स लगा के जब किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ फॉर्मिंग प्रोसेस। और उस फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर जो पहला प्रोसेस है हमारा, वो प्रोसेस है हमारा फॉर्जिंग। उस फॉर्मिंग के अंदर ये सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखे हैं, फॉर्जिंग प्रोसेस, ठीक है, फिर लिखा है रोलिंग प्रोसेस, फिर लिखा है ड्राइंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस। दीज ऑल और दी फॉर्मिंग प्रोसेस। ये सारे फॉर्मिंग प्रोसेस है बच्चे जो हमने पढ़ना है। एंड द फर्स्ट प्रोसेस इज दी forging process। फर्स्ट प्रोसेस इज द forging process। क्लियर है? फॉर्मिंग सबको क्लियर हो गया?
रिक्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग क्लियर हो गया। अब देखिए पहला फॉर्मिंग प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फॉर्जिंग प्रोसेस, FORGING, forging process. The forging processes are those metal working processes in which we get the desired shape by applying the compressive forces on the workpieces. आप बच्चे वर्कपीस के ऊपर कुछ ना कुछ कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे और उस कंप्रेसिव फोर्स से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा उससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस को वी विल कॉल एज दी फॉर्जिंग प्रोसेस, उसको हम फॉर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो फॉर्जिंग में सिर्फ कौन सा फोर्स लगा रहे हैं आप? कंप्रेसिव फोर्स, वी आर अप्लाइंग दी कंप्रेसिव force, okay, and it can be done both hot working मतलब hot process and as well as the cold work process। तो forging बच्चे इसकी forging करनी है, पहली चीज कंप्रेसिव फोर्सेस लगानी पड़ेगी, तो उसको आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा हीट करके भी कर सकते हो और रिक्रिस्टलाइजेशन से कम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। ज्यादा पे कर रहे हो तो उसका नाम हो जाएगा हॉट फॉर्जिंग, कम पे कर रहे हो तो उसका नाम हो जाएगा कोल्ड फॉर्जिंग। सो दिस इज दी forging process, this is the forging process। ठीक है, फिर forging process जो है we can further divide them into open die and the closed die, open die and the closed die forging process। अब देखो open die forging, ये देखिए ये स्क्रीन पे आएगा, अभी कोई बात नहीं, इसको चलने देंगे। लेट मी गो फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू फ्लैट सरफेसेस, दो फ्लैट सरफेसेस के बीच में जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो इस तरीके से, जब आप इस तरीके से इसको दो ओपन सरफेसेस के बीच में जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो फॉर्जिंग कहलाएगा हमारा ओपन डाई फॉर्जिंग। जैसे इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे दो हमारे पास मेटल डाई है, एक अपर डाई एंड लोअर डाई, इन दोनों के बीच में जो मैं मेटल को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो दिस इज द ओपन डाई फॉर्जिंग। यहाँ पे देखिए दिस इज द ओपन डाई फॉर्जिंग, मैं इसको ऐसे ओपनली इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। अच्छा अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर देखिए क्या है, जो भी शेप का प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हमें डिफॉर्मेशन चाहिए, उसका कैविटी वी विल जनरेट इन दी डाई। हमने मेटल डाई पढ़ा था ना जब हमने कास्टिंग प्रोसेस किया था, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस किया था, तो दो आपने डाइस बनाए, एक पे वो कैविटी है दूसरे में कैविटी है, इन दोनों के बीच में हमने मेटल रख दिया एंड वी विल कंप्रेस इट। तो जब ये एक डाई दूसरे डाई से आके मैच कर जाएगा उस समय पे क्या होगा, जो अंदर कैविटी बना था उस शेप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हैव ए लुक एट ऑन दिस फिगर, द फिगर नंबर ए, यहाँ पे देखो दिस इज द वर्क पीस एंड दीज टू आर द डाइज, देन द अपर डाई विल कम डाउनवर्ड एंड विल कंप्रेस द मेटल एंड विल कंप्रेस द मटेरियल, और जब दोनों डाइज आपस में मिल जाएंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सो दिस इज द क्लोज डाई फॉर्जिंग, दिस इज द क्लोज डाई फॉर्जिंग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो जरा क्या है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इट इज ए फेरस मटेरियल विच इज इन हीटेड कंडीशन, एंड हीटेड में भी हॉट वर्किंग कंडीशन, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर टेम्परेचर तक मैंने उसको हीट किया। यहाँ पे देखिए रेड व्हाइट, ये व्हाइट हॉट है, रेड हॉट और व्हाइट हॉट मेटल है ना। दिस इज दी वर्क पीस। नीचे देखिए पूरे फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, और ऊपर देखिए, ऊपर पूरा ये एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग दिस मेटल। इसका डायमीटर कम करने के लिए सक्सेसिवली वी आर डूइंग दी फॉर्जिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज दी सक्सेसिव फॉर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? म्यूट करो बच्चे, म्यूट करो प्लीज, म्यूट। यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, उसको कंप्रेस करे जा रहे हैं, हम कंप्रेस करे जा रहे हैं तो उसकी हाइट कम हो रही है, एक
height is being reduced. ये भी तो खाया है Reduced. आपको नहीं Just a काउंट कर रहे हैं तो आप भी म्यूट हो गए। हाँ, so this is the, हाँ मैं भी हो गया था, this is the open die forging process. दो फ्लैट्स के बीच में आप कंप्रेस कर रहे हो उस चीज को, है ना, जो उसकी वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज ओपन टू फ्लो, वो कैसे भी फ्लो हो रही है। यहाँ पे देखो, दिस इज द डाई इन द फॉर्म ऑफ अ हैमर, इट इज बीइंग यूज्ड टू कंप्रेस दिस हीटेड मेटल। देखो कितना बड़ा सेटअप है, इट रिक्वायर्स लार्ज मशीन। यहाँ पे देखो, तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर दी ओपन डाई फोर्स। फॉर्जिंग का मतलब कंप्रेसिव फोर्स, ओपन डाई का मतलब जो वर्टिकल डायमेंशन है इसका वर्कपीस का, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहां तक देखो। अब ये अभी भी ओपन है, अब देखते हैं क्लोज में क्या होगा। यहां पे देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला जो डाई है, क्या आपको यहाँ पे ग्रूव दिख रहा है, यहाँ पे ग्रूव कटिंग दिख रही है आपको, इज इट विजिबल टू ऑल? नीचे वाले डाई पे कुछ ग्रूव दिख रहा है, इज इट फ्लैट और नॉट? ग्रूव्ड है ना, ऐसे ही ऊपर वाले डाई पे भी कुछ ग्रूव कटा होगा। ये वर्कपीस को रखा है एंड देन इट विल कंप्रेस इट, कंप्रेस किया, वर्कपीस बन गया, क्लीन किया, कंप्रेस किया, वर्कपीस इज रेडी। ठीक है, एक और दिखाता हूं, इसको बोलते हैं क्लोज डाई प्रोसेस। और दिखाता हूँ, एक मिनट को। हाँ, इसके नेक्स्ट वाला देखना। यस, राउंड शेप बनाना है हमने, तो नीचे राउंड डाई लगा रखा है। यहाँ पे देखो, इस फोटो को देखो, इस फ्रेम को देखो, यहाँ पे यही है, दिस इज दी वर्क पीस, इसको होल्ड किया हुआ है। नीचे आप देखें एक क्रॉस सेक्शन है और ऊपर से कुछ डाई है। अभी डाई की शेप, अभी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तब देखना। जस्ट ये जो इसका टॉप फेस है ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि इसी टॉप फेस पे ऊपर वाली डाई से प्रोडक्ट बनेगा। देखना, क्या आपको कुछ सिलेंड्रिकल शेप मिल गया ऊपर टॉप सरफेस पे? दिखा था, सिलेंड्रिकल शेप दिखा था। वो कैसे बना होगा? क्योंकि डाई के ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिलेंड्रिकल शेप कटा हो, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। अब ये मेटल है, ये मेटल है, तो जब ऐसे इसको कंप्रेस करेगा तो प्रोडक्ट को वही शेप दे देगा ना, जो ये शेप होगी, है ना, वही शेप उसने वहां पे जनरेट कर दी। तो दिस इज दी, इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग, इसको बोलते हैं बच्चे क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग। क्लियर है ना सबको? यहाँ पे देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड बनाने का प्रोसेस है। पहले एजिंग करते हैं, देन ब्लॉकिंग, देन फिनिशिंग। इट इज द फिनिश्ड, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, इंजन में जो लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है क्लोज डाई फॉर्जिंग को। ऊपर वाला डाई आया, वर्कपीस को धीरे 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 वो कंप्रेस कर रहा है ना, धीरे धीरे कंप्रेस कर रहा है। जब दोनों डाइज आपस में मिल जाएंगी, दैट विल मेक द प्रोडक्ट, दैट विल मेक द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, लेट मी जस्ट प्रिंट स्क्रीन इट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये था प्रोडक्ट, दिस वाज द प्रोडक्ट। ये है ना प्रोडक्ट बच्चे, जो भी मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ, आउटलाइन बना रहा हूँ इसकी। ये था प्रोडक्ट, है ना। अब इस प्रोडक्ट के अलावा यस, ऐसे नीचे ये प्रोडक्ट की लाइंस हैं। चलिए, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आपको समझ आ गया, ये डाई से ही बन गया। अब डाई की तरफ देखो, डाई के एंड्स देखिए, ये लोअर डाई का
एंड है, ये अपर डाई का एंड है, दिस इज द एंड ऑफ द अपर डाई। अरे ऐसे ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे आके दोनों मिल गए हैं। सिमिलरली फॉर दिस एंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे इतना इतना पोर्शन, इतना इतना जो पोर्शन है डाई के अंदर, दैट इज दैट पोर्शन ऑन either side is not in contact with each other। ऊपर वाली डाई आ रहा है, उसको पूरा मैच हो जाना चाहिए ऐसे, बट वो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो छोटा सा गैप है, उस गैप से सम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज कमिंग आउट। यहाँ पे देखोगे इतना इतना मटेरियल ना बाहर को आया हुआ है, इतना इतना मटेरियल बाहर को आया हुआ है। ये क्यों आया हुआ है बच्चे? इसको पहली चीज तो बोलते हैं फ्लैश, दिस इज टर्म्ड एज द फ्लैश। इसको मैं फ्लैश बोलते हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, इसको वी कॉल इट एज द फ्लैश। पहले तो इसको बोलेंगे हम फ्लैश, ठीक है। अब ये आया क्यों है, इसकी क्या जरूरत थी? जब बच्चे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की हम फॉर्जिंग करते हैं ना, क्लोज डाई फॉर्जिंग, अब जैसे ये है, प्लीज ध्यान से देखिए कैमरे में, ये है एक वर्क पीस है मेटल का, मैंने इसको दोनों एंड से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको दोनों एंड से पकड़ा हुआ है और मैं इसका टेम्परेचर रेज कर रहा हूँ। जैसे गर्मी का टाइम है तो टेम्परेचर में इसको रेज कर रहा हूँ, तब क्या होगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी मेटल की, इट विल ट्राई टू एक्सपेंड। ये एक्सपेंड होना चाहेगा ना जब मैं इसको गर्म करूंगा, बट यू आर नॉट लेटिंग इट हैपन, आप इसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या होगा, दिस मटेरियल विल डेवलप सम रेजिडुअल स्ट्रेसेस। इस मटेरियल के अंदर बच्चे कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया सबको? ये स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं भाई, इसने बढ़ना है, इसने एक्सपेंड होना है, बट ये आप होने नहीं दे रहे, दोनों साइड से पकड़ा हुआ है, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। और वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गए तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो एक डिफेक्ट बन जाएगा, है ना। अब अगर आप इसको एक एंड से पकड़ लो, भाई आपका काम तो इसको पकड़ना है ना, आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, अब आप इसको हीट कर रहे हो, नाउ इसने एक्सपेंड होना है, सो दिस कैन एक्सपेंड इन दिस डायरेक्शन, एक्सपेंड हो सकता है ये इस डायरेक्शन में, तो जो रेजिडुअल स्ट्रेस और स्ट्रेन इसने डेवलप कर रहा था दैट विल एलिमिनेट, वो नहीं डेवलप होगा ना अब इस मटेरियल के अंदर। अभी आपको कोई काम करना है और आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, वो एक लिमिट से ज्यादा होगा तो फटीग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ये एक्सपेंड होना चाह रहा है पर आप नहीं होने दे रहे, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होगा, उससे क्रैक्स फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे भी देखिए आप, एक मटेरियल है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो जबरदस्ती, है ना, यू आर चेंजिंग इट्स शेप, यू आर कंप्रेसिंग इट बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, है ना, इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आप बच्चे कंप्रेस कर रहे हो, ये नहीं चाहेगा कि मैं कंप्रेस हूं, बट यू हैव टू डू इट, सो इट इज बीइंग कंप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ डाइस। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दोगे यहाँ पे, इस एक्स्ट्रा स्पेस में क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा, जो इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, वो उनको रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्सपेंशन। यहाँ पे खाली जगह है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर के यहाँ पे वैकेंट एरिया बना रखा है, तो दिस मटेरियल कैन फ्लो, यहाँ तक फ्लो कर सकता था वो, इतना एरिया कवर कर सकता था, मैंने फ्री छोड़ा वो उसको, क्लियर। नहीं करूंगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसको रिलीज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ओके। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो क्रैक्स बन सकते हैं, डिफेक्ट हो सकता है, तो उस चीज से अवॉइड करने के लिए हमें डाइज में एक एक्स्ट्रा एरिया देना पड़ता है, और उसको मैं बोलता हूँ GUTTER, गटर, उसको बोलते हैं हम गटर, GUTTER। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और जो एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर आया है उसको मैं बोलता हूँ फ्लैश, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैश। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। ओके। अब बच्चे देखो, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा वर्क पीस है, अगर उसमें आप ये गटर नहीं भी दें तो देन इट विल वर्क, क्योंकि रेजिडुअल स्ट्रेसेस का अमाउंट कम होगा। तो अगर आप ये स्पेस नहीं देते हैं, ओके, अगर आप गटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, फ्लैश नहीं जनरेट हो पाता है, तो उस तरीके की फॉर्जिंग को हम कहते हैं फ्लैशलेस फॉर्जिंग, फ्लैशलेस फॉर्जिंग, या उसको बोलेंगे हम प्रिसीजन फॉर्जिंग, क्योंकि इसमें देखो गैप रह गया ना दोनों डाइज में,
तो थोड़ा डायमेंशनली इनएक्यूरेसी आ सकती है, बट सिंस द डायमेंशन इज इटसेल्फ वेरी लार्ज, तो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, टॉलरेंस में काउंट हो जाएगा। बट छोटा ऑब्जेक्ट है, उसमें भी डायमेंशनल इनएक्यूरेसी आ गई, तो दैट विल लीड टू सम ग्रेटर एरर्स। तो जब आप ऐसा करते हैं, पूरी तरह बंद कर देते हैं, उस तरीके की फॉर्जिंग को वी कॉल इट दी फ्लैशलेस फॉर्जिंग और प्रिसिशन फॉर्जिंग। तो हमने ओपन डाई फॉर्जिंग पढ़ा, हमने क्लोज डाई फॉर्जिंग पढ़ा, हमने फ्लैशलेस फॉर्जिंग पढ़ा। 3 टाइप के फॉर्जिंग हमने कवर किए। नेक्स्ट आइए, देखो ये पूरा नॉमेनक्लेचर है, दीज आर दी कटर्स, ये फ्लैशेस हैं, दिस इज द डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। देन कम्स द टूल्स, कि फॉर्जिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू डील विद द हीटेड मेटल। आपको हीटेड मेटल से डील करना है, तो आप इसको होल्ड करने के लिए फर्स्ट टूल यूज करेंगे टोंग्स। ओके, सो द टोंग्स आर यूज्ड टू होल्ड दी वर्क पीसेस और द मेटल और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड दीज कुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे फ्लैट वर्क पीस पकड़ना है, तो आपको फ्लैट एंड होंगे टोंग के। अगर राउंड वर्क पीस पकड़ना है आपने, तो राउंड एंड होंगे टोंग के। ओके, तो एज पर द शेप टू बी होल्ड, वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टोंग्स। फिर ये हो गया, कंप्रेसिव फोर्स देनी है आपने, तो कंप्रेसिव फोर्स कैसे दोगे? आप डाइस को हैमर के साथ कनेक्ट करोगे, चाहे आप न्यूमेटिक करो, चाहे हाइड्रोलिक करो, चाहे आप हैंड हैमर यूज करो, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्लॉ हैमर, तो ये सारे हैमर्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। देन इसको मुझे डिफॉर्म करना था, टोंग से पकड़ लिया, हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसको हवा में तो नहीं करेंगे, है, वी नीड टू हैव द सॉलिड फाउंडेशन। सो उसके लिए हम एक स्पेसिफाइड टूल, फॉर्जिंग टूल यूज करते हैं, जिसका जनरली हैंड फॉर्जिंग, स्मिथ फॉर्जिंग, हैंड फॉर्जिंग के लिए, जिसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है एनविल। दिस इज द एनविल, ये है एनविल, ये है एनविल, दिस इज, सो इट हैज ए फ्लैट साइड, इसका फ्लैट है सरफेस। यहाँ पे वर्कपीस को रख के यू स्ट्राइक इट आउट। दिस इज द हॉर्न, दीज आर द हार्डी होल्स। मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, रुको, forging tools। ये होता है, देखो एनविल, दिस इज द एनविल, अभी जो स्क्रीन पे बना रहे हैं ना, दिस इज द एनविल, ये, यस। सो दिस हैज ए फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, ऊपर से स्ट्राइक करने के लिए। दिस पोर्शन इज नोन एज द हॉर्न, ये हॉर्न है। अगर कोई कर्वेचर है, हमें कर्वेचर का रिक्वायरमेंट है, तब मैं हॉर्न का यूज कर सकता हूँ। दिस इज द हार्ड आई होल। ओके, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसका, इसको मुझे बेंड करना है, ये भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उस होल के अंदर मैंने इसको फिट किया, यहां से मैं स्ट्राइक करूंगा, सो इट विल गेट बेंड इन दैट शेप। तो इस होल का आप इसलिए यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द बेस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहां पे पूरा सपोर्टेड है, वो उसका कहलाता है बच्चे बेस। सो दिस इज द एनविल टूल, वेरी इंपॉर्टेंट, एनविल टूल, ठीक है। टोंग्स, हैमर्स, एनविल, पंचेस, आप पंच यूज करते हैं, पंच भी यूज कर सकते हैं, these are the punches, and then some advanced tools like fillers, flatteners, swedge blocks, okay, swedges. So these are used for different applications that we will discuss in our next few classes. For example, यहाँ पे देखो
ये है स्वेजेस। राइट हैंड साइड पे देखो, दीज आर दी स्वेजेस। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये है स्वेजेस। अब मुझे बताओ ये किस लिए यूज हो रहे होंगे, शेप देख के बताओ। अगर ये है वर्क पीस, अगर ये है वर्क पीस स्क्वायर, और इसको मुझे राउंड करना है ना, इसको मुझे राउंड करना है, या कोई राउंड है जिसका डायमीटर ज्यादा है, उसका डायमीटर मुझे कम करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, ये जो स्वेजेस हैं, ये जो स्वेजेस हैं, इनको मैं जस्ट ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन। ये देखो, ये एक वर्कपीस है मेरे पास जिसका डायमीटर है ज्यादा, ये मैंने यहां पे रख दिया, इसका डायमीटर है ज्यादा। ओके, अब जब बचे जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। व्हेन आई विल ब्रिंग इट डाउन विद फोर्स, ऐसे रखा हुआ है, नीचे वाले में ऐसे पकड़ा हुआ है, ऊपर वाला ऐसे रखा, अभी बंद नहीं होगा ये पूरा, और फिर वो आप ऊपर वाले को हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, ऊपर वाले को आप हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये दोनों आके मिल जाएंगे ना, ये दोनों आके मिल जाएंगे, और ये जो डायमीटर था इसका, ये डायमीटर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूस हो जाएगा, ये सेम डायमीटर हो जाएगा जो इसका ब्लॉक्स का अपना डायमीटर है, ये डायमीटर हो जाएगा खुद। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, लास्ट टॉपिक है अभी का। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? जब ये दोनों बंद हो जाएंगे बच्चे, फोर्स लगा लगा के हैमर से आप इंपैक्ट दे रहे हो उसको बार बार, तो जब ये बंद होगा तो वर्कपीस को उसी शेप में ले आएगा ना, जिस शेप में ये कैविटी है ना। तो ये एक होता है बच्चा फुलरिंग, दैट ऑपरेशन इज स्वेजिंग, सॉरी स्वेजिंग, स्वेजिंग ये होता है फुलर्स। दीज आर दी फुलर्स, दीज आर दी फ्लैटर्स। ये देखो ये फ्लैटर्स हैं। अगर कोई वेवी सरफेस है, ये सरफेस वेवी है, वेव्स बने हुए हैं, इसको फ्लैट करने हैं, क्या करूंगा, फ्लैटर को रखूंगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रखा फ्लैटर को, और इसको हैमर से इंपैक्ट दिया, तो ये सरफेस ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, तो दिस इज डन बाय फ्लैटर। ओके, और मान लीजिए स्ट्रेट है और इसको वेवी बनाना है अब आपने, तो मैं फुलर्स का यूज करूंगा, ए पेयर ऑफ फुलर्स विल बी यूज्ड। फुलर देखो इस तरीके का है, एक फुलर मैंने यहाँ पे रखा, दूसरा फुलर ऐसे कर्वेचर मैंने यहाँ पे रखा, और ऊपर से जब मैं हैमर से स्ट्राइक करूंगा तो ये जो कर्वेचर होगा इसका, और ये जो नीचे वाले जो कर्वेचर होगा, वो कर्वेचर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे इंप्रेशन आ जाएगा, तो वो वेवी नेचर बन जाएगा, तो वो वेवी नेचर बन जाएगा, एंड दैट ऑपरेशन इज नोन एज दी फुलरिंग। उस ऑपरेशन को हम कहते हैं बच्चे फुलरिंग, दैट ऑपरेशन इज नोन एज दी फुलरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डिपिक्ट किया हुआ है हमें फ्लैशलेस फॉर्जिंग, लास्ट वाला बी फिगर देखो, ये है फ्लैशलेस फॉर्जिंग, प्रिसिशन और फ्लैश। यहाँ पे देखो फ्लैश नहीं है, जो ए वाला फिगर है उसमें फ्लैश दिख रहा होगा आपको, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैशलेस फॉर्जिंग। ठीक है, देन फॉर्जिंग के फिर फर्दर टाइप्स हैं, स्मिथ फॉर्जिंग, ड्रॉप फॉर्जिंग, प्रेस फॉर्जिंग एंड मशीन फॉर्जिंग। तो जो काम लोहार वाला काम होता है, लोहार वाला मींस दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स ओनली, उसको मैं कहता हूँ स्मिथ फॉर्जिंग। यहाँ पे देखो फिगर में दिखाया गया है, इसको मैं कहता हूँ स्मिथ फॉर्जिंग। द फॉर्जिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड स्पेसिफिकली ड्रॉप हैमर्स। यहाँ पे देखो ऊपर वाले हैमर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे वर्कपीस के ऊपर, जो हमने वीडियो में देखा ना, वीडियो में बार बार हैमर ड्रॉप होके आ रहा था उसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर, सो दैट वाज दी ड्रॉप फॉर्जिंग, दैट वाज दी ड्रॉप फॉर्जिंग। और अगर हैमर धीरे धीरे कंप्रेस कर रहा है, अगर ऐसे बार बार गिर रहा है तो ड्रॉप फॉर्जिंग, अगर धीरे धीरे वो कंप्रेस करता हुआ जा रहा है ना, तो उसको मैं कहूंगा प्रेस फॉर्जिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज दी press forging. And the last forging process is the machine forging, it is done to upset। ये देखिए, अगर इतने हिस्से पे आपने कोई हेक्सागोनल शेप बनाना था,
अगर इसका हेड जो है हेड वो हेक्सागोनल बनाना था तो मैं क्या करूंगा बच्चे, एक डाई लूंगा जिसके अंदर हेक्सागोनल होल होगा, हेक्सागोनल कैविटी होगी, इसको मैं हीटेड करूंगा, यहाँ पे रखूंगा और यहाँ से मैं कंप्रेस करूंगा, यहाँ से मैं इसको कंप्रेस करूंगा, तो क्या होगा, ये जो मेटल होगा वो जो इसके अंदर कैविटी बनी हुई थी उस शेप को एक्वायर कर लेगा, वो चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे राउंड हो, जो भी हो वो शेप को एक्वायर कर लेगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज दी मशीन फॉर्जिंग और अपसेट फॉर्जिंग, इसको अपसेट फॉर्जिंग भी कहते हैं। यहाँ पे देखो नंबर 1 पे ये बेसिक रॉ मटेरियल है, नंबर 2 पे हेड में देखो चेंज आ गया, नंबर 3 पे और चेंज आ गया, नंबर 4 पे पूरा वो हेक्सागोनल हेड बन चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज दी अपसेट और मशीन फॉर्जिंग। ठीक है, क्लियर? मशीन फॉर्जिंग, डिफेक्ट्स वगैरह कल की क्लास में करेंगे। क्लियर है? फॉर्जिंग इज क्लियर? So in order to recall it, it is done with the help of compressive forces. फ्लैट डाइस के बीच में कर रहे तो ओपन डाई, क्लोज डाइस के बीच में कर रहे तो क्लोज डाई, क्लोज में भी फ्लैश नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लैश फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा है तो क्लोज डाई। फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास गटर एरिया देते हैं जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिलीव कर देता है। ठीक है जी। देन वी हैव द 4 टाइप ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेसेस। पहला हो गया ड्रॉप हैमर, इसमें हैमर ड्रॉप करेगा। दूसरा प्रेस, धीरे धीरे कंप्रेस करेगा। तीसरा अपसेट, इसमें सिर्फ जो इसका एक एंड है हेड, इसको मैं अपसेट करता हूँ, सिर्फ इसको मैं फॉर्म करता हूँ, दिस इज द अपसेट फॉर्जिंग। एक रह गया स्मिथ फॉर्जिंग जो कि हम बेसिक हैंड टूल से परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्जिंग processes. Let me download the attendance. Yes, attendance is downloaded. Attendance is downloaded.